नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और हम आपके सामने फिर लेकर आए हैं बीपीएससी द्वारा जितने भी पूछे गए विज्ञान के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला आज दोबारा आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आंतों के रोगों के लिए निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है एक्स किरण, गामा अल्फा किरण, बीटा किरण या फिर गामा किरण। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है एक्स किरण। एक्स किरण एक प्रकार का जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण है और यह चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है। पहला ऑप्शन है इस्पात में, दूसरा ऑप्शन पानी में, तीसरा ऑप्शन वायु में, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है कि ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होगी, तो वो है ए ऑप्शन इस्पात में। देखिए, जो ध्वनि की गति है ठोसों में सबसे अधिक तथा गैसों में सबसे न्यून होती है और प्रश्न में दिए गए विकल्पों में ध्वनि की गति सबसे अधिक इस्पात में होगी और विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। जैसे कि आप देखिए, अगर ठोस अवस्था की बात करें तो इसमें एल्युमिनियम हो गया, निकेल हो गया, स्टील हो गया, लोहा हो गया, पीतल हो गया और कांच, ये ठोस अवस्था के पदार्थ हैं और इनमें जो ध्वनि की चाल है वो अलग अलग है। देखिए, 64-20 मीटर पर सेकेंड एल्युमिनियम में है, 60-40 मीटर पर सेकेंड निकेल में है और 59-60 मीटर पर सेकेंड स्टील में है और 59-60 मीटर पर सेकेंड लोहा में है और पीतल में 4700 मीटर प्रति सेकंड है और कांच में 3980। इसी तरीके से अगर द्रव की देखें तो समुद्री जल में जो ध्वनि की चाल है वो 1531 मीटर पर सेकंड है और जल आसूत जल में 1498 मीटर पर सेकंड है। इथेनॉल में 1207 मीटर पर सेकंड है, मिथेनॉल में 1103 मीटर पर सेकंड है। और गैसीय अवस्था की देखें तो इसमें देखिए, हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकंड है, हीलियम में 965, वायु में 346 और ऑक्सीजन में 316। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे हम ठोस से द्रव की ओर जा रहे हैं और फिर द्रव से गैस की ओर जा रहे हैं तो जो ध्वनि की चाल है वो देखिए घटती चली जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। मतलब जो हर्ट्ज है उसमें क्या मापा जाता है, मतलब ये किसकी इकाई है। तो यहाँ देखिए, एक है आवृत्ति ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ऊर्जा है, तीसरा ऑप्शन ऊष्मा है, चौथा ऑप्शन गुणवत्ता है और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो है सी, ए। सी कहाँ कह रहे हैं, इसका जो है ऑप्शन होगा वो है ए, आवृत्ति। जो आवृत्ति का एसआई मात्रक है वो हर्ट्ज है और अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इस संकेत को एच स्मॉल जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न, अल्ट्रासोनिक तरंगे, यहाँ दिया है कि अल्ट्रासोनिक तरंगे कौन से होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे,
20 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की तरंगे 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की ध्वनि तरंगे। डी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगे और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है कि अल्ट्रासोनिक तरंगे कौन सी होती हैं, तो वह है ऑप्शन बी, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे। अल्ट्रा जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जो है वो इस ध्वनि को सुन सकते हैं और इसे गॉल्टन की सीटी के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तीव्रता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ए, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करने की कोशिश करता है। किसी भी संगीत जो कार्यक्रम होता है उसमें ऑर्केस्ट्रा बजाने से पूर्व एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने तथा तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह सितार के तार की आवृत्ति को समायोजित करता है। ध्यातव्य है कि समायोजन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के भीतर आवृत्ति घटकों के बीच संतुलन को अन्य उपकरणों की आवृत्ति के साथ मिलान करने हेतु एक प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है। ऑप्शन ए दे रखा है मात्र श्रव्य ध्वनि के, ऑप्शन बी दिया है आम बातचीत के, ऑप्शन सी दिया है एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के, डी ऑप्शन है एक मशीन शॉप के आने वाले शोरगुल के, और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि जो कह रहे हैं कि जो 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर है वो इनमें से किसको प्रदर्शित करता है? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। जो 100 डेसिबल का ध्वनि स्तर एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल की प्रबलता स्तर के संगत होगा, क्योंकि ध्वनि की प्रबलता का जो स्तर डेसिबल में मापा जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा ध्वनि का स्तर दिन में 45 डेसिबल एवं रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया गया है और 85 डेसिबल से उच्च स्तर पर होने वाली ध्वनि हानिकारक है। यानी कि अगर ध्वनि 85 डेसिबल से ऊपर है तो वो हमारे लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है, पहला ऑप्शन ए हर्ट्ज, दूसरा बी मीटर पर सेकंड में, तीसरा ऑप्शन रेडियन में, चौथा वाट में और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हर्ट्ज। आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं, ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं तिरछी, बी ऑप्शन दे रखा है अनुदैर्ध्य, सी ऑप्शन देखा है विद्युत चुंबकीय, डी ऑप्शन देखा है ध्रुवीकृत, पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है बी अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं और क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम यानी ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है और वायु एवं गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती हैं क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा में अनुदिश दोलन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्ली के सुनने की
सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज, सी ऑप्शन दे रखा है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज, और डी ऑप्शन दे रखा है 10 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन ई दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी। जो बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार है वो 45 हर्ट्ज से लेके 64 किलो हर्ट्ज तक है, होता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कि जो श्रव्य तरंगे हैं उन्हें 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच रखा गया है, और जो अश्रव्य तरंगे हैं वो 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम, और जो पराश्रव्य तरंगे हैं वो 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, जैसे डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है। हमें बताना है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपवर्तित रहती है। यहाँ राशि देखिए, आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्ध्य, चाल, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है, और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, और जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। मतलब जो उसकी चाल है ध्वनि की तथा जो तरंग दैर्ध्य है वो बदल जाती है, लेकिन जो उसकी आवृत्ति है वो कभी नहीं बदलती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए वेग, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ए दे रखा है ध्वनि का वेग, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है ध्वनि का आयाम, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, और पांचवा दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं, और चौथा दिया उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। जो आवृत्ति यानी कि जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ध्वनि की तीक्ष्णता जिसे श्रिलनेस या तारत्व पिच को निर्धारित करती है। अगर कंपन की आवृत्ति अधिक है तो इसका अर्थ है कि ध्वनि तीखी है और उसका तारत्व अधिक है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तथा इसका अर्थ है कि ध्वनि का तारत्व कम है। सामान्यतः एक महिला की आवाज एक पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। उल्लेखनीय है कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य और व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। अतः यह सत्य है कि ध्वनि की जो तीक्ष्णता है उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी और ध्वनि अधिक तीखी होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 10 किलोमीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड, 10 मील पर मिनट, और 3 गुना 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो जो इसका ऑप्शन है सही वो है बी। जो ध्वनि का वेग में वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, और ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों के अनुसार 330 मीटर पर सेकंड अनुमानतः है ध्वनि का वायु में वेग। और हम इसके अलावा और कुछ देखते हैं कि ध्वनि किन किन माध्यमों में, जैसे ध्वनि का वेग अगर हम देखें तो शुष्क वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है शुष्क वायु तापमान,
तो 330 से 332 मीटर पर सेकेंड है। और वही अगर शुष्क वायु है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 346 मीटर पर सेकेंड। अगर हाइड्रोजन है तो उसमें ध्वनि का वेग यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान है तो 1284, और वही आसूत जल में 1498 मीटर पर सेकेंड है। समुद्री जल में ध्वनि का वेग 1531, स्टील में 5960 मीटर पर सेकेंड है। एल्युमिनियम में देखें तो 6420, लोहा में देखें तो 5950 और कांच में देखें तो 3980 मीटर पर सेकेंड ये ध्वनि का वेग है इन माध्यमों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा की इकाई है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ए कूलाम, बी वोल्ट, सी वॉट, डी एम्पियर। ये ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है डी एम्पियर। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो एम्पियर है, और एक कूलाम पर सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डायनमो, यहाँ दिया है कि डायनमो क्या है। डायनमो पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है डायनमो। ये दूसरा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तीसरा ऑप्शन है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चौथा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जो डायनमो का है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायनमो जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है, पहला ऑप्शन ए एम्पियर, दूसरा ऑप्शन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन कूलाम, चौथा ऑप्शन डी वॉट, और पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी वॉट। भौतिक शक्ति में या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। अर्थात विद्युत शक्ति विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर है। यानी कि जो P है, P हमारा क्या है, शक्ति, वो क्या होता है, कार्य बटे समय, मतलब कितने समय में हमने कितना कार्य किया। तो जो कार्य की जो होती है वो होता है वाट अपॉन समय, यानी कि टी। तो जो विद्युत शक्ति की इकाई वॉट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक यम किलोग्राम भार एवं ई कूलम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी। ऑप्शन ए दे रखा है ई वी, ऑप्शन दे रखा है ई इंटू वी अपॉन एम, सी ऑप्शन दे रखा है ई वी ई अपॉन वी, और डी ऑप्शन दे रखा है एम ई वी। तो जो इसका सही ऑप्शन है, उत्तर है, वो है ई वी। यहाँ देखिए कि इनका क्या मतलब है। यहाँ देखिए जो यम है वो है किलोग्राम, और ई हमारा क्या है, आवेश स्मॉल ई, और वी हमारा विभवांतर, और अंतिम ऊर्जा हमारी क्या होगी, ई इंटू, यानी कि आवेश इंटू विभवांतर। और एक
MeV होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल के बराबर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉस्मिक किरणें हैं। ऑप्शन ए आवेशित कण, ऑप्शन बी अनावेशित कण, ऑप्शन सी आवेशित तथा अनावेशित दोनों कण हो सकती हैं, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कॉस्मिक किरणें हैं उसका जो सही ऑप्शन है वो है आवेशित कण, यानी कि कॉस्मिक जो किरणें आवेशित कण हैं। कॉस्मिक किरणें विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, और ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। जो सामान्य शुष्क सेल होता है उसमें विद्युत अपघट्य बताना है कि क्या होता है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है जस्ता, बी ऑप्शन दे रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन दे रखा है अमोनियम क्लोराइड, और डी ऑप्शन दे रखा है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, अमोनियम क्लोराइड। जो एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी। ऑप्शन ए दे रखा है 0.1 इकाई, 1 इकाई, या 10 इकाई, या 100 इकाई। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है बी, 1 इकाई। ये देखिए किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ जैसे 100 वाट का बल्ब दे रखा है और 10 घंटे जले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगा। जैसे हमारे पास 1 यूनिट बिजली जो है वो कितना खर्च होगा, 100 इंटू 10। यहाँ 10 क्या है, घंटा, और 100 क्या है, वाट। तो ये हो जाएगा 1000, यानी कि 1000 वाट प्रति घंटा, यानी कि ये इक्वल टू हो जाएगा किलोवाट। 1000 इक्वल टू वाट घंटा क्या होगा, किलोवाट घंटा, यानी कि 1 यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है 1 जूल प्रति कूलाम, बी ऑप्शन दे रखा है 1 कूलाम प्रति जूल, सी ऑप्शन दे रखा है 1 जूल कूलाम, और डी ऑप्शन दे रखा है 1 जूल कूलाम प्रति सेकेंड। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ए, 1 जूल प्रति कूलाम, यानी कि 1 वोल्ट को 1 कूलाम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया गया है, और 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल प्रति कूलाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा को, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा को, ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा को, ऑप्शन डी मैग्नेटिक ऊर्जा को। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा को। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 1.40 किलो ओम, बी ऑप्शन दे रखा है 2.0 किलो ओम, सी ऑप्शन दे रखा है 3.403 किलो ओम, डी ऑप्शन दे रखा है 4.70 किलो, और ये ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 4.70 किलो ओम। आइए देखिए इसे निकालते कैसे हैं।
जैसे कुल प्रतिरोध हमारे पास R है, वो दे रखा है 1.403 किलो ओम, और समांतर क्रम श्रेणी में संयोजित दो प्रतिरोध R1 और R2 की तुल्यांकिक प्रतिरोध Req है। यानी कि अगर हम देखें, इसका डायग्राम बनाएं, ये जो है हमारा वो है Req, और ये हमारा है R1, ये है हमारा R2, और ये है यहाँ एक सर्किट B, ये वाला सर्किट A है। ये इस तरीके से दे रखा है, तो हम यहाँ निकालेंगे R1, यानी कि R1 इक्वल टू 2 किलो ओम, यहाँ होगा 1/Req इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो ये हमारे पास Req निकल के आएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आगे देखिए, तो जहाँ हमारे पास Req था 1.403 इक्वल टू हमारे पास जाएगा 2R2 अपॉन 2 प्लस R2। यहाँ पे जो R1 है वो होगा 2 किलो ओम, तो R2 हमने निकालना है, तो R2 हो जाएगा हमारे पास 2.806 अपॉन 0.0597 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4 दशमलव सॉल्व करने पे आएगा 70 किलो ओम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए एक्स किरणें, बी सूक्ष्म तरंगे, सी ऑप्शन दे रखा है पराध्वनि तरंगे, डी ऑप्शन दे रखा है परावैंगिक किरणें, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, पराध्वनि तरंगे। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन दे रखा है रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन दे रखा है मैकेनिकल ऊर्जा, ऑप्शन डी है मैग्नेटिक ऊर्जा। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है सी, मैकेनिकल ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकत्व या अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है निकेल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पारा, तीसरा ऑप्शन है सी लोहा, ऑप्शन डी है प्लेटिनम, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम। अनुचुंबकत्व और चुंबकत्व का एक रूप है जिससे कुछ सामग्री बाह्य रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होती है
और लागू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है और अनुचुंबकीय पदार्थों में प्लेटिनम शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे देखिए कि प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, बी ऑप्शन दे रखा है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सी ऑप्शन दे रखा है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, और डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है बी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है और जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसको इलेक्ट्रिक आई या फोटो ट्यूब भी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है और विदित हो कि प्रकाश विद्युत सेल में एक निर्वातित कांच की नली होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, उत्सर्जक और संग्राहक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ऑप्शन यहाँ दे रखा है पूर्व दिशा की ओर, ऑप्शन बी दे रखा है पश्चिम दिशा की ओर, ऑप्शन सी दे रखा है उत्तर दिशा की ओर, ऑप्शन डी दे रखा है आकाश की ओर। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर की ओर। जो चुंबकीय सुई है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है और यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव यानी कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर में ऑप्शन दे रखा है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, और ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न, सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। क्योंकि यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं क्यों हमें प्राप्त होता है, जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है, और बी ऑप्शन दे रखा है दोपहर में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, सी ऑप्शन दे रखा है दोपहर के समय सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, और डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। दोपहर के समय जो सूर्य की किरणें हैं सोलर कलेक्टर एवं लंबवत आपतित होती हैं, अतः प्राप्त प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है, इसी कारण दोपहर में सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है वोल्टामीटर, और डी ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। जो एमीटर है वो विद्युत धारा का मापक यंत्र है और पोटेंशियोमीटर किसी सेल के विद्युत वाहक बल यानी का मापन करने वाला उपकरण है। धन्यवाद दोस्तों, आज के यहीं तक प्रश्न थे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।